वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में फ़ंक्शन को समझने की कोशिश की थी कि फ़ंक्शन कैसा हो सकता है, आम ज़िंदगी में फ़ंक्शन कैसे होते हैं। हमने जूसर मशीन की मिसाल ली थी और देखा था कि जूसर मशीन कैसे काम करती है, किस किस तरीके से काम कर सकती है। तो हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन में अगर हम एक इनपुट देते हैं तो हमें एक आउटपुट देगी। दिस इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फंक्शन में पाई जाती है, एक इनपुट से एक आउटपुट मिलती है। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ देखी थी, अगर हम एक से ज़्यादा इनपुट देंगे तो भी फंक्शन हमें एक ही आउटपुट देगा। इस चीज़ को हम किसी मिसाल से समझेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल मैं वही रिलेशनशिप बना रहा हूँ कि ये आपकी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। अब यहाँ पे इसके कुछ मेंबर्स हैं, 1, -1, 2, -2। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, देखिए 1 and 4। ये 1 जो है इसके ऊपर हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक फंक्शन कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है। -1 के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, वही आंसर 1 आ रहा है। हम 2 पे एक प्रोसेस कर रहे हैं, आंसर 4 आ रहा है। -2 पे कर रहे हैं। ये टिपिकल एग्जांपल है 2-to-1 रिलेशनशिप की। 2-to-1 करस्पॉन्डेंस है, दो मेंबर एक के साथ मिल रहे हैं। ये हो क्या रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है। अगर हम कहीं ये इनपुट हम जो इसमें दे रहे हैं ये x है और ये आउटपुट जो हमें मिल रही है ये y है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। नॉर्मली इनपुट को x से डिनोट किया जाता है, आउटपुट को y से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा एक लफ्ज़ के लिए और भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो इनपुट होती है x, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं भी बताऊंगा आपको उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। सॉरी, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें क्या रिलेशन है, अगर हम इस रिलेशन को स्टडी करना चाहें तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो यू कैन इजीली गेस कि हम 1 के साथ कुछ कर रहे हैं तो भी आंसर 1 आ रहा है, -1 के साथ भी कर रहे हैं तो भी आंसर 1 आ रहा है। तो ये क्या होगा, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। ये फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन। ये मशीन जो है स्क्वायर कर रही है, जैसे जूसर मशीन जूस निकालती है, ये फंक्शन स्क्वायरिंग कर रहा है। अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 आएगा। ये बात हमें मालूम है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 ही आएगा। अब इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें कि ये इनपुट है, और सपोज मैं कहूँ कि अगर मैं x को इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगी, x²। ये तो x, ये मशीन स्क्वायरिंग मशीन है। इस तरह से जब x इनपुट होती है तो आउटपुट क्या होती है, x²। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट y है। अगर मैं इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि y = x²। इस फंक्शन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y = x²। यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x पे प्रोसेस हो रहा है। x को हम वैल्यू दे सकते हैं। अगर x को वैल्यू देंगे तो y को वैल्यू मिलेगी। y खुद से वैल्यू नहीं ले सकता। y अपनी वैल्यू लेने के लिए किस पर मुनहसर है, डिपेंडेंट का मतलब इन्हिसार कर रहा है, वो दूसरे पर मजबूर है कि वो कोई वैल्यू लेगा तो उसको वैल्यू मिलेगी। इस वजह से
लेकिन x जो इंडिपेंडेंट है ये खुद से कोई भी वैल्यू ले सकता है, जो भी चाहे वैल्यू उसको नहीं एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब तक x इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा y नहीं बन सकता। तो पहली वैल्यू x को मिलेगी, लिहाजा x इंडिपेंडेंट है। x को y की ज़रूरत नहीं है, y को x की ज़रूरत है। जब तक x को वैल्यू नहीं मिलेगी y की वैल्यू नहीं निकल सकती। इसलिए कहते हैं y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। और x खुद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको किसी पे इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वैल्यू खुद लेता है। लेकिन इसकी वैल्यू प्रोसेस होती है, फंक्शन से गुजरती है, तो फिर y को वैल्यू मिलती है। सो दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट फंक्शन। इक्वेशंस जो होती हैं ये भी फंक्शन की एक फॉर्म होती है। एक ऐसी एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, लेट्स सी दैट इट वाज a typical example of 2 to 1. मैं यहाँ वैल्यूज़ दे रहा हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। और ये फंक्शन है, मैं इसको प्रोसेस बता देता हूँ आपको कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये फंक्शन है, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ये फंक्शन बॉक्स जो है ये प्रोसेस कर रहा है। अब आप ये जो इनपुट है, दिस इज द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन। और इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लिहाजा ये x है। ये आउटपुट है, ये y है। x की वैल्यूज मैंने दे दी हैं, y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं प्रोसेस बता दिया गया है, ये फंक्शन है। तो क्या हम आउटपुट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसकी आउटपुट मालूम कर सकते हैं इस फंक्शन की? नॉट डिफिकल्ट। हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ को 1 बाई 1 इसमें रखते जाएंगे। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है, y इज इक्वल टू 2x। x की जगह मैं रख रहा हूँ वैल्यू 0 माइनस 1, ये बन जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? माइनस 1। इसका मतलब 0 इस प्रोसेस से गुजर के क्या बन जाएगा? माइनस 1। दूसरी वैल्यू है 1। y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 जो है वो क्या आउटपुट दे रहा है? सेम आउटपुट दे रहा है। 1 दिया, सेम आउटपुट आ गई। तो फंक्शन ऐसा भी कर सकता है कि जो इनपुट दी है वही आउटपुट दे दे आपको। दिस इज पॉसिबल कि इनपुट और आउटपुट सेम हो जाए, लेकिन फंक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सेम भी यहाँ मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने x को वैल्यू दी 1 तो y की वैल्यू भी 1 आ गई इस प्रोसेस में। लेकिन एक ही वैल्यू आ रही है, अब हमें चेक करना है। दूसरी वैल्यू रख रहे हैं x की 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट विल बी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये आ गया 3, और 2 से जो वैल्यू आ रही वो आ रही 3। नेक्स्ट 3 रख के देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट विल बी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 3 जो है वो वैल्यू दे रहा है 5 इन दिस फंक्शन। 4 रख के देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो 4 जो है वो आउटपुट दे रहा है 7। तमाम के तमाम मेंबर्स इस फंक्शन से गुजर रहे हैं और उनसे कोई ना कोई आउटपुट आ रही है। अगर ऐसा हो जाए कि इसके तमाम मेंबर्स फंक्शन में फिट ना हो सके, प्रोसेस से ना गुजर सके, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक नंबर और लिख देता हूँ, सपोज कि -5, और इसको हम यूज़ ना करें। ये रिलेशनशिप है, इसमें इनपुट के अंदर तो 6 मेंबर्स हैं,
1 2 3 4 5 और छठा मेंबर है, लेकिन आउटपुट के अंदर सिर्फ 5 ही मेंबर्स हैं। ये मेंबर यूज़ नहीं हुआ, ये -5 यूज़ नहीं हो रहा। ये कह लें या ये सोचें हम कि इस प्रोसेस में से ये गुजर ही नहीं सकता, ये प्रोसेस इसको कर ही नहीं सकता। ये फंक्शन -5 का हमें आंसर नहीं दे रहा। हम आंसर जानना चाह रहे हैं लेकिन हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा। तो क्या होगा कि एक इनपुट ऐसी है जिसके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं है, या यूँ कहेंगे कि एक वैल्यू ऐसी है जो कि अनयूज्ड है, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया है फंक्शन में। तो फिर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए जो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट, पहले तो हमने देखी थी कि 1 to 1 फंक्शन होता है या 2 to 1 हो सकता है, 1 to 2 फंक्शन नहीं होता। लेकिन इसके अलावा ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि इनपुट तो मौजूद है लेकिन आउटपुट ना आ रही हो, तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन है तो वो हर चीज़ को प्रोसेस करेगा। लिहाजा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट देखने की कि ऑल द इनपुट्स मस्ट बी यूटिलाइज। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन सपोज़ मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो फिर ये फंक्शन है। ये किस तरह का फंक्शन है? ये है 1 to 1 फंक्शन। कि इसमें हर एक इनपुट के लिए एक अलग यूनिक आउटपुट मौजूद है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें अब इस एग्जाम्पल में सीखनी चाहिए कि ऑल इनपुट्स आर यूटिलाइज्ड। जितनी भी इनपुट मैंने सजेस्ट की थी वो सब के सब वैल्यूज हमें दे रही हैं। ठीक है, सो ऑल इनपुट्स हैव आउटपुट या रिस्पेक्टिव आउटपुट कह देते हैं कि उसकी आउटपुट मौजूद है। हर इनपुट की आउटपुट है। आउटपुट तो ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ एक मेंबर लिख दूँ, सपोज़ के 9 है या 11 है या 10 है, ये यूज़ नहीं हुए सपोज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आउटपुट में ज़्यादा मेंबर मौजूद है तो इससे फंक्शन को फ़र्क नहीं पड़ता। इनपुट जितनी भी हैं वो सब की सब यूज़ होनी चाहिए। अगर इनपुट पूरी यूटिलाइज नहीं होंगी तो फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशनशिप की ज़बान में, सेट की ज़बान में हम बात कर रहे हैं। हालांकि अलजेब्रा में तो जो भी इनपुट हम डालेंगे हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन हो कि जो हमें आउटपुट ना दे, मैं उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। सपोज़ कि ऐसा कब होगा कि सारी की सारी आउटपुट यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा फंक्शन ले रहा हूँ, इसकी वैल्यूज़ हैं -1, ये 2 ले लीजिए, -2, 0 एंड 2, और इसकी आउटपुट्स सपोज मैं कह रहा हूँ फंक्शन इज़ y इज इक्वल टू 1/x। जब x से अगर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, y विल बी इक्वल टू -1/2। ये भी आउटपुट हो सकती है या इसको -0.5 भी कह सकते हैं। दोनों नंबर्स हैं, दोनों वैलिड हैं। तो -2 से क्या आ रहा है? -0.5। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? y विल बी इक्वल टू 1/2, so दिस विल गिव यू +0.5। लेकिन जब हम इसमें 0 रखते हैं तो क्या होगा? y विल बी इक्वल टू 1/0, एंड 1/0 एक अनडिफाइंड चीज़ है। ये इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम पढ़ चुके हैं इसको रैशनल नंबर्स के अंदर कि ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0 के लिए कोई आउटपुट है यहाँ? 0 के लिए कोई आउटपुट नहीं है। इस फंक्शन के अंदर 0 के लिए आउटपुट नहीं है, लिहाजा 0 अनपेयर्ड जा रहा है, 0 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो लेट मी सम अप क्विकली और फिर हम इस लेसन को वाइंड अप करते हैं। नंबर 1, हमने क्या सीखा कि किसी भी फंक्शन के अंदर
किस तरह की करस्पॉन्डेंस होती है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो सकती है, 2 to 1 हो सकती है, लेकिन 1 to 2 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती। उसके अलावा हमने सीखा कि फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स होती हैं, हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होनी चाहिए। आउटपुट तो ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनपुट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या हर इनपुट का कोई ना कोई जवाब ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी इनपुट का जवाब नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं मिल रही करस्पॉन्डेंस, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, so far this is good. In our next lesson we'll continue learning functions. Thank you very much.